Now let's move to our next chapter, Advanced Bank Management CAIIB, Monetary Policy and Fiscal Policy. So in this chapter, we will see about the concept of the monetary policy, tools of the monetary policy, and fiscal policy, and FRBM Act. FRBM Act means Fiscal Responsibility and Budget Management. So यूनिट 8 में हमने देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. Now let's see मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करता है किस लिए? To supply to control the supply of money, availability of money, and cost of the money. जब भी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा बढ़ जाता है तो हम नेचुरली क्या होता है कि जब when there is a rise of the money supply in the market, there is an inflation in the market. It means सभी चीजें महंगी हो जाती है, cost बढ़ जाते हैं, and there is substantial increase in prices. And कभी-कभार ऐसा होता है जब डिप्रेशन आता है, there is a fall in the demand, there is a fall in the prices. So ये सब कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे वो मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करती है, कॉस्ट ऑफ मनी को भी स्टेबलाइज करती है. ठीक है. So the monetary policy is the process which government, central bank, or monetary authority of a country use to control the supply of money, availability of money, and cost of the money. Monetary policy is referred to as expansionary policy or contractionary policy. Expansionary policy means जब भी आरबीआई को लगता है कि पैसे की कमी आ गई है, मनी वैल्यू की कमी आ गई है, तो क्या करेगी? पैसे की सप्लाई बढ़ाएगी. पैसे की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि पैसे की सप्लाई बढ़ेगी. So it is called the expansionary policy. And when there is so much money, so उस मनी को वापस मार्केट में से दूर करने के लिए वो contractionary policy इस्तेमाल करते हैं. Expansionary policy is traditionally used to combat unemployment and recession. And contractionary policy कब यूज की जाती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी यूज की जाती है. मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आप दोनों अलग अलग चीजें हैं. हम देखेंगे आगे क्या होता है. तो शॉर्ट में हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करता है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यूज करता है. तो व्हाट आर द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? क्या है जो कौन से हथियार है जो आरबीआई यूज करता है मार्केट में से लिक्विडिटी यानी कि कैश या कोई भी वैल्यूएबल्स है उसको एक्सट्रैक्ट या फिर एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने. कॉस्ट इन द बैंक रेट. बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस दैट इट गिव्स टू द कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब हम बैंक में से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक को भी किसी के पास से पैसा लेने पड़ेंगे, तो वो आरबीआई से पैसा लेता है. सो आरबीआई से पैसा लेता है तब आरबीआई उनसे भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. तो जिस रेट से हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, कमर्शियल बैंक से जिस रेट से आरबीआई के पास से पैसा बोरो करती है उसे बैंक रेट कहते हैं. प्रेजेंटली बैंक रेट 4.25% है. बैंक रेट का वैसे देखा जाए तो प्रोविजन बहुत ही लिमिटेड है हमारे इंडिया में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट रेट आरबीआई गवर्न करता है और आपके पास कोई लीगल यानी लीगल तो नहीं लेकिन नॉट कोई एलिजिबल सिक्योरिटीज नहीं हो जो आरबीआई बैंक रेट के लिए यूज किए. और हमारा बिल मार्केट है वो थोड़ा अंडर डेवलप है, इसकी वजह से बैंक रेट का पोर्टफोलियो बहुत ही लिमिटेड है in terms of controlling component of cost. नेक्स्ट है तो कैश रिजर्व रेशियो. अब हम बैंक में और ब्रांच में काम करते हैं तो हमारे थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें थोड़ा कैश हमारे ब्रांच में रखना होता है, जिसको बोलते हैं कैश रिटेंशन लिमिट. और वो जो जितनी कैश हमें रखनी होती है वो कोई ना कोई एक मेजर होता है कि भाई तुम्हारे पास इतना बिजनेस है तो तुम इतना इतनी कैश रख सकते हो. Thus, suppose we have
10 लाख कैश, वी हैव हमारे 50 लाख का हमारे पास बिजनेस है, तो 10% के हिसाब से हम 5 लाख कैश हमारे पास रख सकते हैं। तो सेम सिनेरियो इसमें अप्लाई होता है कैश रिजर्व रेशियो में। मतलब कि हमारा जो भी बैंक्स का अपना टाइम और डिमांड लायबिलिटी होता है, उसका थोड़ा परसेंट उसको कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, मिशन आरबीआई के पास, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। So this is a cash reserve ratio. It is a fractional point of net demand liabilities in the form of liquid cash with central bank for ensuring liquidity and deposit reserve. देखा कि हमें थोड़ी बहुत कैश हमारे पास रखनी होती है, इसलिए बैंक को भी अपनी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी के मुताबिक बड़ा परसेंटेज है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी मीन्स, टाइम लायबिलिटी मीन्स जो थोड़े मेच्योरिटीज पे या थोड़े समय के बाद जो हमारी मेच्योरिटीज आती है उसके टाइम के मुताबिक, और डिमांड लायबिलिटी मतलब टाइम की क्या डिमांड हो उसके मुताबिक में कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है। कैश रिजर्व रेशियो is used for controlling money supply in the economy, and जब भी आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है और मनी सप्लाई बढ़ रही है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगी, कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा करेगी, जिससे क्या होगा कि बैंक को ज्यादा पैसे अपने बैंक में आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखने होगा, मतलब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी, बैंक के पास कैश कम होगी और इन्फ्लेशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हम उसी एग्जांपल से देखें कि तो कस्टमर है हमारे पास कैश रखते हैं, मतलब कैश फॉर्म रखते हैं, और थोड़ी बहुत वो डिपॉजिट हमारी टीडीआर में, टीडीआर टीडीआर में भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि जो टाइम पे उसको इंटरेस्ट पे करेगी और उसका पैसा भी रखेगी अपने बैंक के पास। मतलब वो डिपॉजिट है और कैश फॉर्म में नहीं रखते, एक फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। उसी तरह से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, statutory liquidity ratio is the amount that all banks require to maintain in cash or in the form of gold or other securities. ओनली कैश में ही नहीं रखना होता है पैसा, बैंक को आरबीआई के पास उनका फॉर्म अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मतलब वो टीडीआर भी इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में रख सकती है और थोड़ा बहुत गोल्ड के फॉर्म में रख सकती है। तो इस फॉर्म में जो भी पैसा हमारी बैंक्स आरबीआई के पास रखेंगे उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। Statutory liquidity ratio is determined, कैसे determined होता है? It is determined as the percentage of total demand and time liabilities which the commercial banks are liable to pay to the customer on their demand. Statutory liquidity से कौन से काम ज्यादा होंगे? Statutory liquidity is maintained in order to expand the bank credit by changing the level of statutory liquidity ratio. Reserve Bank of India increase or decrease the bank credit expansion. बैंक्स का लोन देने का जितना भी लेयर होता है सब क्रेडिट एक्सपोजर होता है। तो क्रेडिट एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यूज होता है। ये बैंक का सॉल्वेंसी रेशियो पे डिसाइड करता है। प्रेजेंटली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज 18%। नेक्स्ट इज द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एक्चुअली एक इवेंट हुआ था 2004 में, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको हम बोलते हैं FII। उसने क्या किया था, हमारा हमारा जो करेंसी थी INR, वो US डॉलर, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हमारा इंडियन स्टॉक खरीदा था
इंडियन स्टॉक, तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में यूएसडी डॉलर ज्यादा आ गए, जिससे क्या हुआ कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया है। लेकिन मार्केट स्टेबलाइजेशन से क्या हुआ, as a response to the large scale capital inflow and consequent problem facing the marginal liquidity, market stabilization scheme was introduced for absorbing the liquidity in the market. इससे क्या हुआ कि लिक्विडिटी एब्सॉर्प्शन को लिक्विडिटी ऑप्शन को लिक्विडिटी एब्सॉर्प्शन के लिए ये स्कीम लागू होने लगी, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इम्बेलेंस हो गए, तो उससे बैलेंस हो गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट इज द रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। हमने बैंक रेट पे देखा था कि बैंक जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो आरबीआई के पास से जो पैसे लेते हैं उसके बैंक लेते, लेकिन ये रेपो रेट क्या है, रेपो रेट भी कुछ ना कुछ उसी वही है, बट इट इज फॉर short term money to the banks. When banks borrow money from RBI for the short term basis, when the repo rate increases, the borrowing becomes more expensive. जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो आरबीआई के पास से पैसा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बैंक को, and vice versa. So therefore we can say in the case that RBI wants to make it more expensive for the banks to borrow money, it increases the repo rate. Similarly, if it wants to make it cheaper for banks to borrow money, it reduces the repo rate. जब बैंक्स को लगेगा कि हमें बहुत रिड्यूस रेट से बैंक लोन लेना है आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म, तो रेपो रेट फॉल होगा। प्रेजेंटली रेपो रेट 4% है। एंड द नेक्स्ट इज द रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में आरबीआई के पास से लोन लेती है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक के पास से लोन लेती है। लोन क्यों लेती है? टू पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई। अगर पैसा ज्यादा बढ़ गया है तो आरबीआई क्या करती है कि पैसा शॉर्ट टर्म रेट पे लेने के लिए रिवर्स रेपो रेट से वो अपने पास पैसा रखेगी। So the RBI uses this tool when it feels there's too much money in the market. जब भी मार्केट में बहुत सारा पैसा है, बहुत मनी, बहुत लिक्विडिटी, तो उसको कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट यूज किया जाता है। प्रेजेंटली रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। नेक्स्ट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे ही है, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट कस्टमर करवाता है, तो फिक्स डिपॉजिट कस्टमर जब करवाता है थोड़े टाइम के लिए, तो जब उसकी नीड खत्म हो जाती है तब वो एफडी वापस वो बैंक में विड्रॉ करते हैं, जिसको हम सेम सिचुएशन हैपेंस इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एप्रूव्ड बॉन्ड्स जो बैंक्स में करवाए होते हैं वो ओपन मार्केट में बेच देती है क्योंकि ज्यादा लिक्विडिटी लेने के लिए, एनकैश कराने के लिए। हमारे पास जो भी एफडी होते हैं, हम जब बैंक में एनकैश कराते हैं तो हमारे पास हमारे खाते में पैसा आता है, मतलब हमारे पास लिक्विडिटी आती है। So by absorbing bonds, it drives up the bond yields and injects money into the market. When it sells bonds to the market, जब आरबीआई बॉन्ड सेल करती है तो क्या होता है कि वो पैसे सेल कर रही है बॉन्ड। जब आरबीआई बॉन्ड सेल करती है तो उससे क्या होता है कि पैसे वापस आरबीआई के पास होते हैं। मतलब जब भी मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी हो तब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज किया जाता है। ये सारे जो मॉनेटरी टूल्स है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हम जानते हैं कि बैंक के साथ कौन कौन जुड़ा होता है, तो एनबीएफसी जुड़ा होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जुड़ी होती है, म्यूचुअल फंड्स, दे आर ऑल अटैच्ड टू द बैंक्स। सो द बेसिक structure and basic aim of this monetary policy is to reduce the liquidity, to increase the liquidity, and to meet their debt and demand liabilities, and to maintain their capital inflows.
स्टेबिलाइज द क्रेडिट एक्सपेंशन, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी रूल्स मैनेजमेंट, ये सभी के लिए मतलब क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई जो मार्केट में लिक्विडिटी में जो लिक्विडिटी तैर रही है, डूब रही है, उसको एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नोटिस रिलीज किए जाते हैं। Now next you come to the fiscal policy. Monetary policy RBI used to tell लेकिन fiscal policy क्या है? Government's fiscal policy is the use of government spending and revenue collection. ये central government द्वारा it is the aim that it is a tool that is used by the central government regarding this government spending and revenue collection. जब भी when government announces budget, it elaborates its how many it will spend and how many it will collect. क्या क्या खर्चे होंगे, क्या क्या स्पेंडिंग होगी, उन सबका हिस्सा बजट में होता है। और उस खर्चे को पार करने के लिए जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसकी स्ट्रेटेजी जो सोची जाती है वो है रेवेन्यू कलेक्शन। So changes in the level of गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन मेजर है वो है टैक्सेशन। So tools that are used in fiscal policy by the central government is the spending and taxation. Fiscal policy में क्या होगा कि aggregate demand, level of economic activity, resource allocation and distribution income को control करने के लिए fiscal policy है। One important policy in fiscal policy is FRBM, मतलब कि fiscal responsibility and budget management. And this act is enacted in the year 2003, committee headed by E.S. Sharma. अब FRBM एक्ट को लाया गया फिसल बजट में, और लाने की मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही थी तो सामने गवर्नमेंट रेवेन्यू मिल नहीं रहा, और जो भी बजट किए जाते थे वो सभी बजट के मुताबिक काम हो रहे नहीं हो, रिसोर्स एलोकेशन हो रही नहीं हो रही है, उन सब का ये जो रिव्यू करने के लिए एक्ट बनाया गया है। मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो उसका एक इस प्रकार है कि the three statements FRB एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो the finance minister has to put 3 statements every year. 3 statements every year उसको रखना पड़ेगा। The first is medium term fiscal policy, the coverage of the medium term fiscal policy. Medium term fiscal policy क्या है? medium term fiscal policy में revenue deficit, fiscal deficit, tax on GDP and total outstanding debt, मतलब कि हमारी सरकार का बोरोइंग कितना है, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, और जो आ रहा है और वो जो स्पेंडिंग है और इनकम है उसका गैप कितना है, वो सब देखना। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, मतलब अभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट रेवेन्यू में कोई भी डिफरेंस है तो उसको दूर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी। अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मतलब कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब को नजरिया सबकी टेक केयर करना, ये एक पार्ट है जिस पुट थ्री स्टेटमेंट। इतने स्टेटमेंट को एवरी ईयर पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेजेंट करना है। The second was क्या? Second was the fiscal management principles to reduce the fiscal deficit. मतलब कि जो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि स्पेंडिंग ज्यादा हुई है रेवेन्यू से, मतलब स्पेंडिंग हमारी ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो उस रेवेन्यू को स्पेंडिंग के इक्विवेलेंट लाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल्स हम लाएंगे, कौन सा प्रिंसिपल्स लाए जाएंगे, उसके बारे में फिस्कल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट होता है सीलिंग ऑन द गारंटीज। मतलब कभी कभार गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बजट में बहुत सारे allocation की जाती है। Many allocation made in the government budget, like they will spend on the natural calamity, emergency,
So there are certain funds that government will allocate resources to these sectors. So there are certain times that these limits are over executed. ज्यादा स्पेंडिंग हो जाती है नेचर कैलेमिटी फंड या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ज्यादा, तो उस रीडिंग को हमें कम करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोहिबिशन ऑफ द सेंटर फ्रॉम बोरोइंग ऑफ द आरबीआई। ये जो प्रिंसिपल है उसका इम्प्लीमेंट तभी होता है जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में देखा कि स्पेंडिंग ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, यानी कि इनकम कम है, एक्सपेंस है, तो उस इनकम को स्पेंडिंग के तरफ इक्विवेलेंट करने के लिए जो सेंट्रल आरबीआई से लोन लेता है वो लोन को प्रोहिबिट करने, मतलब वो लोन पे डिपेंड ना रहे और ऐसे रेवेन्यू कलेक्शन की स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे अपनाना चाहिए उनसे, जैसे कि वो इनकम और एक्सपेंसेस यानी इनकम ज्यादा हो और बोरोइंग कम। So RBI is also barred from subscribing to the primary issue of the central government. लेकिन टेम्पररी अगर चाहे तो आरबीआई के पास से सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के पास से लोन ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए और टेम्पररी के लिए। नेक्स्ट इज द फाइनेंस मिनिस्टर टू गिव इन्फॉर्म पार्लियामेंट। जो भी बजट में जो भी चेंजेस होते हैं वो पार्लियामेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को कंटिन्यूसली सबसिक्वेंटली बताना होता है। तो द ओवरऑल एफआरबीएम एक्ट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का ओवरऑल रिव्यू हम देखें तो वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग पर डिपेंडेंट रह रहे हैं। वी शुड नॉट बी so much dependence in the borrowings and we should remove the fiscal deficit. So fiscal deficit is the difference between the government spending and government funding. So government revenue जनरेट की क्या क्या स्ट्रेटजी है? टैक्सेशन है, सेस है, एक्साइज ड्यूटी है। सो उसको ऐसे तरीके से लगाया जाए कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम ओवरकम करें। So these are all about the monetary policy and fiscal policy. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।